प्रस्तुत है एक मामूली सी कहानी का भाग 2। इससे पहले की कहानी आपको भाग 1 में मिल जाएगी, जो मेरे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हर साल बाहर जाने वाले दिमागों की संख्या बढ़ती जाती। उन्हें रोकने के लिए न कोई नियम थे, ना ही प्रलोभन। जहाँ तक निजी संस्थानों, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और विशालकाय देसी विदेशी उद्यमों में नौकरियों का सवाल था, तो वहाँ की लायक पढ़ाई तो कथानायक के पास थी, लेकिन किस्मत नहीं थी। उसे कोई मामूली नौकरी देने को तैयार नहीं था। इतनी आला नौकरी कौन देता? वह देखता था कि वहाँ हमेशा कुछ एक आला दर्जे की नौकरियाँ हुआ करती थीं और अक्सर लायक आदमियों को मिल भी जाती थीं। लेकिन आमतौर पर इन उद्योग वालों की निगाह तकनीकी और प्रबंध संस्थानों में हर साल तैयार होने वाली बेहतरीन क्रीम पर ही रहती थी। इन संस्थानों के फाइनल वर्ष के शुरू होते ही औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधि वहां चक्कर काटना शुरू कर देते और वहां तैयार हो रहे बेहतरीन दिमागों को बहुत ऊंची, बल्कि उम्मीद और योग्यता के अनुपात में 2-3 गुना ऊंची बोलियां लगाकर एक तरह से खरीद लेते और अपने यहाँ की टॉप मशीनरी में फिट कर देते। लेकिन ये सारी बातें बहुत ऊपर के स्तर पर चलती थीं, सिर्फ उस स्तर पर जहाँ बेहतरीन दिमाग और बेहतरीन पद लगभग बराबर संख्या में थे, दोनों ही सीमित। लगभग हर कुशल दिमाग के लिए एक पद तो था ही, कई बार एक से ज़्यादा, 2-4 हज़ार रुपये कम ज़्यादा पर कथानायक की पहुँच से बहुत दूर। उसके जैसों के सामने तो हमेशा संकट था, क्योंकि उनके पास सिर्फ सामान्य डिग्रियां थीं, साहित्य की, कला की या समाजशास्त्रीय विषयों की, कई बार विज्ञान की विशिष्ट शाखाओं की भी। ये डिग्रियां उन्हें किसी भी विशिष्ट या तकनीकी प्रबंध या एग्जीक्यूटिव या कई बार साधारण दर्जे के पदों तक भी नहीं पहुंचाती थीं। उनके लिए बचती थी औसत नौकरियां या अध्यापन। पहले IAS में इन डिग्रीधारियों का नंबर लग जाया करता था, लेकिन कुछ अरसे से इस लाइन में भी प्रोफेशनल लोगों ने धावा बोलना शुरू कर दिया है। बाजार की कहानी और भी अजीब थी, जहां मांग सिर्फ विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन की थी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। इन क्षेत्रों में थोड़ा कम अंक वाले आदमी को भी किसी न किसी नौकरी की उम्मीद रहती ही थी, लेकिन सामान्य विषय में PhD बाजार में कोई खास कीमत नहीं रखते थे। उन्हें भी क्लर्की से लेकर IAS तक के लिए लगातार आवेदन करते रहना पड़ता था। बल्कि कम पढ़े लिखे बेरोजगारों के साथ एक सुविधा रहती थी कि वे ज़रूरत पड़ने पर खुद को किसी भी छोटे मोटे काम में फिट कर लेते थे। ये कम पढ़े लिखे बेरोजगार वक्त ज़रूरत बाजार में केले, सेब या प्याज भी बेच सकते थे, रिक्शा चला सकते थे, बल्कि चला भी रहे थे। कुछ भी नहीं तो अपना सब कुछ बेच कर मिडिल ईस्ट की तरफ मजदूरी करने ही निकल जाते। लेकिन अब तो हालत यह है कि किसी भी छोटे काम पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं रहा। ऊंची डिग्री वाले भी चपरासी, बस कंडक्टर और हमालगिरी की टुच्ची नौकरियों के लिए अपनी असली डिग्री छिपाकर सामने आने लगे थे। कहा जा सकता है कि देश ने पढ़ाई के मामले में अब इतनी तरक्की कर ली थी कि अब यहाँ रिक्शे वाले, खोमचे वाले, पान बीड़ी वाले और यहाँ तक कि बिंदी सुर्खी बेचने वाले भी MA BA पास होने लगे थे। बेरोजगारी तो उन्हें एक कप चाय और अप्लाई करने के लिए डाक खर्च तक के लिए रुला डालती थी। भूखे रहकर घुटते रहने से तो बेहतर था कि जो भी जैसे भी मिल रहा है ले लो। इसे छोड़ें तो हथियाने के लिए 10 लोग लाइन में खड़े मिलेंगे। जिंदा रहने के लिए कोई भी शर्त बड़ी नहीं थी। कथानायक की दूसरी नौकरी भी बहुत थोड़े दिन चल पाई थी। काम था एक वकील की डाक संभालना और उसके लिए मैसेंजर का काम करना। वैसे इस नौकरी में कोई खास तकलीफ नहीं थी, पैसे भी ठीक थे और वकील साहब का व्यवहार भी अच्छा था। लेकिन जो तकलीफ थी उससे किसी भी तरह से पार नहीं पाया जा सकता था। उसके कॉलेज का समय, ट्यूशन का समय और वकील साहब के यहाँ हाजिरी बजाने का समय एक ही था। वकील साहब पूरा दिन मांगते थे तो कॉलेज की पढ़ाई और आने जाने के लिए भी उसे उतने ही समय की ज़रूरत होती। उसे हर हालत में रोज़ाना 2 चीज़ें छोड़नी ही पड़ती।
ट्यूशन का समय तो फिर भी बदला जा सकता था, लेकिन बाकी दोनों समय उसके बस में नहीं थे। यहाँ भी नौकरी ही छूटी थी। वकील साहब ने भी यही सलाह दी थी कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो, तभी ढंग की कोई नौकरी तलाशो। मेरे यहाँ काम करते रहने से अगर तुम्हारी पढ़ाई का हज्र होता है तो यह दोष मैं अपने सर नहीं लेना चाहूँगा। वैसे कभी भी फीस वगैरह के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत हो तो यह बात दीगर है कि ये नौकरी छूटने के बाद भी पढ़ाई नहीं चल पाई और वह पूरी तरह बेकार हो गया था। उसे यहाँ आने की तारीख आज भी याद है। अपने शहर ने तो मुश्किल से रुला रुला कर एक डिग्री दी थी। इसके बीच एक लंबा सिलसिला ट्यूशनों, प्राइवेट नौकरियों और बेरोजगारी के दौरों का रहा था। कभी नौकरी के लिए पढ़ाई तो कभी पढ़ाई के लिए नौकरी, कभी दोनों साथ तो कभी दोनों ही नहीं। तरह तरह की दुकानों में सेल्समैनशिप की, लॉटरी के टिकट तक बेचे, सड़कों पर खड़े होकर ब्रेजरी से लेकर वॉल पेन तक बेचे। सिर्फ इस उम्मीद में हर तरह के काम में खुद को खपाए रखा कि अच्छे दिन बस आते ही होंगे। उसने किसी काम को छोटा नहीं समझा था। हालांकि इस वजह से कई बार उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। तब वह बीए में पढ़ रहा था। छुट्टी के दिन और शाम के वक्त छोटा मोटा काम करके अपना खर्च निकालता था। उस दिन रविवार था। जिस दुकान से बेचने के लिए हौजरी का सामान लाता था, उसने उस दिन अलग अलग साइज के ब्रेजरी के कई डिब्बे पकड़ा दिए और आंख मारते हुए बोला, ले जा बेटा, मजे कर। ग्राहक को ये नायाब तोहफा सस्ते दामों पर बेच, नयन सुख वहाँ से लेना और डबल कमीशन मैं दूंगा। उसने लाख कहा कि वह यह आइटम इस तरह सरेआम आवाज़ें लगाकर नहीं बेच सकता, लेकिन दुकानदार ने एक नहीं सुनी थी और उस दिन पहली और आखिरी बार सड़क पर खड़े होकर यह आइटम बेचा था और उसी दिन गड़बड़ हो गई थी। बेचारों साथ थी और एकदम उसके ठिए के सामने आ खड़ी हुई थी। वह और उसकी 3 सहेलियाँ। उसके सामने आ खड़े होने से पहले ना तो उन्होंने उसे देखा था, ना ही वह उन्हें आता देख पाया था। लड़कियों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उससे इस तरह, इस हालत में ये सब बेचते हुए सामना हो जाएगा। सिर उसी का पहले झुका था और वह उन्हें सकते की हालत में अपने ठिए पर छोड़कर बाजू की गली में सरक गया था। वे भी वहाँ नहीं रुकी थीं और एक तरह से वहाँ से लपकते हुए आगे निकल गई थीं। सड़क पर इस तरह के सामान बेचने का यह उसका आखिरी दिन था। उनसे और ख़ास तौर पर उससे वह कई दिन तक आंखें नहीं मिला पाया था। अपने आप पर गुस्सा भी आया था कि साली, यह भी कोई ज़िंदगी है, हर वक्त कोई ना कोई लड़ाई लड़ते ही रहो। इस टुच्ची जिंदगी से तो बेहतर था अनपढ़ ही होते। कम से कम इस तरह से अपने परायों के सामने नजरें तो न झुकानी पड़ती। हालांकि कई दिन बाद जब उनमें सामान्य रूप से बातचीत शुरू हो गई तो उन्होंने इतना ख्याल जरूर रखा था कि इस बात का जिक्र ही न चले। लेकिन वह सोच सकता था कि उसे और उसकी सहेलियों को कितना खराब लगा होगा कि उनका क्लास फेलो दोस्त, जो पढ़ाई में कम से कम उनसे तो अच्छा ही था और वे अक्सर उससे नोट्स वगैरह मांगा करती थीं, सड़क पर इस तरह से। सुनीता ने बहुत बाद में उससे कहा भी था कि उस दिन वह घर जाकर बहुत देर तक रोती रही। इसलिए नहीं कि वे अचानक उसके सामने उस वक्त पड़ गई थीं जब वह फुटपाथ पर इस तरह की कोई चीज़ बेच रहा था। उससे पहले भी वह उसे कुछ न कुछ बेचते हुए देख चुकी थी और इस बात के लिए उसकी तारीफ भी करती थी कि वह किसी भी काम को छोटा नहीं समझता था और सब काम करने के बावजूद अपनी पढ़ाई के प्रति भी उतना ही सीरियस था। उससे रोना तो इस बात पर आया था कि उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे थे। वह सुनीता की स्थिति को अच्छी तरह समझता था, अपने प्रति उसकी भावनाओं से वाकिफ था। उनका कई वर्षों का परिचय था। उन दोनों ने लगभग पूरा बचपन एक साथ ही बिताया था। वह कुछ कहे बिना भी सबको समझती थी और हमेशा एक मैच्योर दोस्त की तरह उसका साथ देती थी। एक तरह से उसकी छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू कराने के पीछे सुनीता की ही जिद थी, वरना तो वह 12वीं में 1 साल फेल हो जाने के बाद पढ़ाई को पूरी तरह अलविदा कह चुका था। सुनीता उससे 1 साल जूनियर थी। उसके 1 साल फेल हो जाने के बाद दोनों 12वीं में आ गए थे। उस साल भी वह लगातार सुनीता के कोंचने, समझाने
और हर तरह से मनोबल बनाए रखने के कारण ही अच्छे नंबरों से पास हो पाया था। बीए के लिए उसका फॉर्म भी सुनीता ही लाई थी। अपनी अनिच्छा के बावजूद सुनीता का मान रखने के लिए ही वह बीए कर रहा था। बेशक बीए करने के चक्कर में उसका आर्थिक ग्राफ बिगड़ गया था और उसके हाथ से एक ढंग की नौकरी भी जाती रही थी। वह यह भी जानता था कि बीए क्या एमए भी कर ले, ढंग की नौकरी उससे 100 तरह के पापड़ बिलवाएगी। लेकिन इसके बावजूद वह सुनीता का कहा नहीं टाल पाया था। वह उसके लिए इतना कुछ करती थी। उसकी सारी तकलीफ़ों को वह बेशक कम न कर सके, लेकिन उसका मनोबल बनाए रखती। उसे यह भी पता था कि वह जो भी जहाँ भी कोई धंधा कर रहा होता या जिस सड़क पर वह सामान बेच रहा होता या किसी दुकान पर टुच्ची सेल्समैनी कर रहा होता, तो वह उस सड़क से भी गुजरना टालती थी, ताकि उसे यानी कथानायक भारत को बेवजह उसकी नज़रों के सामने छोटा न होना पड़े। यह बात वह समझता था और वे दोनों कभी भी इस बात को अपने आपसी संबंधों के बीच में नहीं लाते थे। खासकर मोजे वाले किस्से के बाद तो सुनीता उसकी खुददारी का पूरा सम्मान करती थी। उन दिनों उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही थी। इसके बावजूद उसकी पूरी कोशिश रहती कि उसके कपड़े साफ सुथरे रहें। कई ज़रूरी चीज़ें टल रही थीं। वह चाह कर भी अपने लिए ढंग के रुमाल और मोजे नहीं खरीद पा रहा था। जो 2-1 जोड़े थे, उनका या तो इलास्टिक ढीला हो गया था या वे पंजों की तरफ बिल्कुल फट गए थे। सुनीता से यही एक बेवकूफ़ी हो गई। हालांकि उसकी खुद की कमाई नहीं थी, फिर भी वह अपनी तरफ से उसके लिए 2 जोड़ी मोजे और रुमाल ले आई। वैसे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि बात का बतंगड़ बनता। वे दोनों पहले भी एक दूसरे को छोटी मोटी चीज़ें देते रहते थे, लेकिन इन चीज़ों को देखकर वह बुरी तरह हर्ट हो गया, एकदम चुप हो गया था। इस घटना के बाद उसने कई दिन तक सुनीता से बात नहीं की थी। उसके हिसाब से यह उसके अहम पर चोट थी, उसे बेचारगी की हद तक शर्मिंदा करने की बात। शायद यह उसी घटना का प्रभाव रहा हो। उसने उस दिन के बाद से आज तक मोजों वाले जूते ही पहनने नहीं, या तो वह सैंडल पहनता या बिना तस्मे वाले जूते जिनमें मोजों की ज़रूरत नहीं रहती। सुनीता से बेहद आत्मीय संबंधों के बावजूद वह इन संबंधों का हश्र जानता था और हुआ भी वही था। उसे अच्छी 2nd क्लास के बावजूद पढ़ाई को फिर विराम देना पड़ा था और सुनीता सिर्फ पास भर होने के बावजूद एमए करने के लिए अपनी बड़ी बहन के पास दूसरे शहर चली गई थी। उन दोनों के बीच सारे वादे और उस अनकहे संबंधों के बारीक रेशे अपनी जगह पर थे और ज़िंदगी की सच्चाई अपनी जगह पर। सुनीता की शादी वहीं से उसकी बहन ने अपने किसी रिश्तेदार से तय कर दी। लड़का डॉक्टर था। सड़क के किनारे फेरी लगाकर सामान बेचकर पढ़ाई करने वाला कथानायक निश्चित रूप से उस डॉक्टर का विकल्प नहीं हो सकता। यहाँ भी उसने इसे अपनी एक बहुत बड़ी हार मान लिया था। वह लड़ता भी तो किससे और किस आधार पर? लड़ने लायक आत्मविश्वास बेरोजगारों के पास नहीं होता। उसने सुनीता की शादी के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। वह चुप्पी के गहरे कुएं में उतर गया। हालांकि शादी का न्योता उसे भी मिला था, बल्कि सुनीता के हाथ से लिखा अकेला कार्ड उसी को भेजा गया था। यह बात सुनीता भी जानती थी और चाहती थी कि वह ना ही आए तो बेहतर। जानता वह भी था, इसलिए तो उसकी शादी में जाने के बजाय उसने अपना शहर ही हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह बम्बई आ गया था। बम्बई, जहाँ ढेर सारे लोग सपने लेकर आते थे और धीरे धीरे सपनों को पूरी तरह भूलकर एक मामूली सी गुमनाम जिंदगी गुजारने लगते हैं, ठीक कथानायक की तरह। मैं भी खाली हाथ यहाँ चला आया था। शायद यहीं किस्मत कुछ पलटा खाए। जिन भसीन साहब के बच्चों को वह ट्यूशन पढ़ाता था, वे जब स्थानांतरित होकर बम्बई आए तो उन्हीं ने पहुँचा था, चले आओ यहाँ कोई भूखा नहीं मरता। एक बार किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं। मैं अपने ऑफिस में ही तुम्हारे लिए कोई बढ़िया जॉब देखूंगा। तब तक तुम हमारे साथ ही रहना। सचमुच भसीन साहब की मेहरबानी से उसे फुटपाथ पर नहीं सोना पड़ा था, ना भूखे रहना पड़ा, ना ही खाने के एवज में होटलों में बैरागिरी करनी पड़ी। कर लेता तो बेहतर था।
वसीम साहब ने उसे छत और रोटी जरूर दी थी, लेकिन उसकी हैसियत ट्यूटर से गिरते गिरते घरेलू नौकर और बेबी सिटर की हो गई थी। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर था फुटपाथ पर ही सो लेता। वह सोया भी, लेकिन बाद में। जहाँ तक नौकरी का सवाल था तो मिस्टर भसीन कभी भी नहीं चाहते थे कि उसे नौकरी मिले। वे तो यही सोचकर उसे लाए थे कि वह रोटी और छत के एवज में उनके बच्चों को पढ़ाता भी रहेगा। वे दोनों जब नौकरी करने जाएंगे तो दिन भर मुफ्त में बच्चों का ख्याल भी रखेगा। 5 साल पहले जब कथानायक यहाँ आया था, तब से आज तक उसने जितने भी अनुभव बटोरे हैं, जितने संघर्ष किए हैं, उन पर चाहे तो एक पूरी किताब लिख सकता है, चाहे तो घंटों बिना रुके बात कर सकता है। लेकिन तकलीफ यही है कि यह सोना इतना तय चुका है, इसने इतनी गर्मी, ताप और मार झेली है कि अब वह बात ही नहीं करता। अब एकदम चुप ही रहता है। वह कई कई दिन तक एक शब्द बिना बोले भी रह सकता है। कई बार तो पूरा पूरा दिन, यहाँ तक कि शनिवार की शाम से लेकर सोमवार ऑफिस पहुँचने तक एक शब्द बोले बिना सारा वक्त काट देता है। कहे भी तो क्या कहे और किससे। हमारे कितने बच्चे हैं, यह बताते समय हम गर्भपातों की संख्या नहीं गिनते। यहाँ तो कथानायक के पास सफलताओं के नाम पर मिसकैरेज और अबॉर्शन वाले मामले ही हैं, सफलता एक भी नहीं। हाँ, इस शहर में भी उसकी एक प्रेमिका है, यही इकलौता प्रेम जो पिछले 2.5-3 बरस से किसी तरह घिसट रहा है। दोस्त एक भी नहीं। इस शहर में कथानायक की पहली पगार 900 रुपये थी, जबकि लॉज में रहने खाने के ही 750 देने पड़ते थे। उसे लॉज से निकलने और आज 2000 की पगार तक पहुंचने में 5 साल लग गए हैं। इस बीच मरीन ड्राइव की इस मुंडेर से अरब सागर कितनी लहरें नहीं टकराई होंगी, जितने धक्के उसने खाए हैं। लॉज से झोपड़ी चाल, दफ्तर की चपरासी की बालकनी, बिस्तर भर जगह के लिए कभी बसई तो कभी चैम्बूर, कभी भायखला तो कभी उल्लासनगर। बम्बई का कोई उपनगर नहीं बचा होगा, कभी बिल्कुल सड़क पर आ जाने वाली हालत। एक आध रात पार्क में भी। नौकरियां भी इसी तरह बदली, बेगारी की मार भी खाई और पैसे भी गंवाए। कई बार पूरी पगार ही जेब कतरों का निशाना बन गई। कितनी ही रातें उसने दाल उबालकर ब्रेड के साथ खाई है, दाल का पानी पी पी कर रात गुजारी है, पाव और गरम मीठे पानी का कॉम्बिनेशन बनाया है। भला ऐसे दिनों की गिनती रखी जा सकती है क्या? बस हर बार पगार का सबसे बड़ा हिस्सा उसे कमरे के लिए रखना पड़ता है। भूखे पेट ही सही, सोने के लिए तो जगह चाहिए। उसके पास इस बात की भी गिनती नहीं है कि कितनी बार उसने खुदकुशी करने की सोची और कितनी बार वापस जाने की, पर दोनों ही काम वह नहीं कर पाया। आजकल उसे कट कटा कर कुल 2000 मिलते हैं। जिस जगह पर वह रहता है वहाँ उसे रहने के 1500 देने पड़ते हैं। बाकी 500 रुपये ज़िंदगी की बाकी ज़रूरतों के लिए है। इनमें कभी कभार घर भेजा जा सकने वाला मनी ऑर्डर भी शामिल होता है। उसकी सारी खुशियाँ, तकलीफ़ें, बीमारी, कपड़ा लत्ता, ट्रेन का सीजन टिकट, चाय, टूथपेस्ट, ब्रश, कंघी, तेल, किताब, पेन, तौलिया, अखबार, जूता, मोजा वह पहनता नहीं। रूमाल, प्रेस, साबुन, सिगरेट, पान जो वह अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दाढ़ी, हेयर कटिंग, सिनेमा, मनोरंजन, उपहार, घर आने जाने के लिए किराया, जो वह 5 साल में सिर्फ एक ही बार जुटा पाया है। और वह सब कुछ जो एक शहरी आदमी को सुबह से लेकर रात को सोने तक जुटाना होता है, उसे इन 500 में ही जुटाने होते हैं। ये 500 रुपये उसके वर्तमान के लिए हैं, उसके भविष्य के लिए हैं, जिनमें सिर्फ सालाना तरक्की 50 रुपये होती है। इसी में उसकी भावी गृहस्थी, मकान, परिवार, बाल बच्चे और उनका भविष्य और खुद के सारे सपने इसी राशि के सहारे पूरे किए जाएंगे। कभी कभार बीमारी की वजह से उसकी पगार में कोई कटौती होती है, या ओवर टाइम की वजह से, या बोनस की कोई अतिरिक्त राशि मिलती है, तो वह समझ नहीं पाता कि इसका क्या करे और कैसे करे। यहाँ पैर ठीक से जमा होने के बाद शुरू में वह कुछ ट्यूशनें पढ़ा लिया करता था, हाथ खर्च लायक पैसे मिल जाते थे। लेकिन अब सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। वहाँ
भी वही खिच-खिच। फलां दिन आए थे, फलां दिन नहीं। फलां दिन आए थे पर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, सो पढ़ाया नहीं था। फलां दिन। अब वह कुछ नहीं करता। छुट्टी होते ही यहीं आ बैठता है और तभी जाता है जब खाना खाने और सोने का वक्त हो जाता है। वह हर तरफ से लापरवाह हो गया है, ना कुछ सोचता है ना ही सोचना चाहता है। पिछले 2-3 सालों से उसकी सारी शामें आमतौर पर यहीं गुजरी होंगी, चुपचाप अकेले दूर क्षितिजों में जहाज़ों को, नीचे लहरों को या फिर सड़क पर चल रहे लोगों को चुपचाप देखते हुए। सिर्फ शनिवार को ही वह कुछ एक वाक्य बोलता है जब कथानायिका आती है। उस 1 घंटे में वह कथानायिका से जितने शब्द बोलता है उतने वह पूरे हफ्ते में भी नहीं बोलता। कथानायिका, जैसा कि मैंने बताया, कि हिंदी में एमए है और कविताएं लिखती है। उसकी अब तक की पूरी जिंदगी लगभग उसी की तरह ही रही है जैसे कथानायक ने गुजारी थी। कभी पढ़ाई के लिए, कभी छत के लिए, तो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए ही। चाहे भी अगर गिनने बैठें तो कुल मिलाकर उसे कितनी बार अपनी पढ़ाई स्थगित करनी पड़ी है तो उसकी कोई गिनती नहीं है। नौकरियों की गिनती भी अब वह भूल चुकी है। लेकिन एक बात हमेशा उसके साथ रही, एक कदम आगे बढ़ती बढ़ती वह यहाँ तक पहुँची। वैसे उसके सामने भी कई बार जिंदगी के शॉर्टकट्स आए। वह चाहती तो उनका फ़ायदा उठाकर कहाँ से कहाँ पहुँच सकती थी, लेकिन दिक्कत यही थी कि ये सारे शॉर्टकट्स उसके देह से होकर गुजरते थे। इस देश में काम करने के लिए घर से बाहर निकली ज़्यादातर लड़कियों की यही पीड़ा थी। देश का और देश की लड़कियों का जिक्र आया है तो यह देख लेने में कोई हर्ज नहीं कि आमतौर पर बाकी लड़कियां किस तरह के हालात से गुजर रही हैं आज़ादी के इस 50वीं वर्षगांठ के साल में। वैसे तो इस देश में एक तरफ पढ़ी लिखी, दूसरी तरफ अनपढ़, घरेलू या नौकरी पेशा, कुंवारी या शादीशुदा, किसी भी तरह की लड़कियों की सामाजिक और आर्थिक हालत कभी भी अच्छी, सम्मानजनक और सुकून भरी नहीं रही थी। लेकिन हर वक्त पैसों की तंगी, रोजाना की ज़रूरतों के और साथ ही उन ज़रूरतों को पूरा करने वाली चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ जाने के और किसी भी तरह से उन्हें पूरा ना कर पाने के कचोट ने इधर उनके जीवन को और भी दूभर व तकलीफदेह बना दिया था। पढ़ी लिखी लेकिन मजबूरी से या स्वेच्छा से घर बैठी औरत को तो घर की 4 दीवारी के भीतर ही शोषित करने वाले कई हाथ थे। लेकिन जो औरत मजबूरी के चलते 2-4 अतिरिक्त पैसे कमाने की नीयत से घर से बाहर निकलती थी, उसका गला टीपने के लिए चारों तरफ कई जोड़ी हाथ उगाते थे। एमए, एमएससी और बीएड या एमएड वगैरह कर लेने के बाद भी उसके नसीब में गली मोहल्लों में हर चौथे घर में खुले पब्लिक स्कूलों की 500-700 रुपये की नौकरी ही बचती थी, जहां उसे 100-100 बच्चों की क्लास के 7-8 पीरियड रोजाना लेने होते। ये 500-700 भी उसे अपनी तरफ से कुछ ढीला किए बगैर नहीं मिलते थे। इस आर्थिक मानसिक शोषण के अलावा नौकरी भी अनिश्चितता एवं दैहिक शोषण की आशंका अदृश्य तलवार सी हर समय उनके से लटकी रहती। किसी भी अन्य बेहतर विकल्प के अभाव में वह वहीं और यूं ही खटती रहती थी। खुशी, कुंठा, सपने सब अपनी जगह होते थे और एक छोटी सी नौकरी अपनी जगह होती, जो बेशक एक ढंग की साड़ी भी नहीं दिला सकती थी, फिर भी कुछ तो देती ही थी। कई जगह तो हालत इतनी ख़राब थी कि कुछ जवान औरतें सिर्फ इसलिए 200-400 की नौकरी करने के लिए दिन भर घर से बाहर रहती थीं ताकि अकेले घर पर बैठे बूढ़े ससुर, जेठ या जवान देवरों की मुफ्त की खिदमतगारी न करनी पड़े और इज्जत भी बची रह सके। यह हमारे वक्त की एक बहुत कड़वी सच्चाई थी कि सड़क के किनारे दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले मजदूर के लिए तो सरकार ने 60-70 रुपये मजदूरी तय कर रखी थी। स्टेशन पर हमाली करने वालों के लिए भी फेरा 10-20 रुपये का इंतजाम था। लेकिन एक एमए और एमएससी पास किए मैडम श्यामा के लिए या दिन भर किसी ऑफिस में खटने वाली कॉन्वेंट से पढ़कर आई मिस मैरी के लिए सरकार ने किसी न्यूनतम वेतन की भी ज़रूरत नहीं समझी थी। जो भी चाहे शोषण कर सकता था। लोग धड़ल्ले से कर रहे थे। पूरा
देश में यही आलम था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।